नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से जो हमें मिल रही है वो ये कि रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन के बेलगोरोद पर 40 ड्रोन हमले किए गए हैं। रूसी सेना ने 26 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। बेलगोरोद के कई गांवों में नुकसान होने की जानकारी भी सामने आ रही है। कुछ वक्त पहले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अभी युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का वक्त नहीं है, लेकिन अचानक रूस आक्रामक हो गया है, परमाणु ड्रिल करने लगा है। दुनिया भर में खौफ फैल गया है। तमाम देशों की खुफिया एजेंसियों को शक है कि पुतिन ने परमाणु डॉक्ट्रिन बदल दी है। ऐसे में वो कभी भी हमला कर सकते हैं और उनके निशाने पर नेटो देश हो सकते हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि कई और देश भी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर पुतिन ने परमाणु हमले का इरादा कर लिया है तो पहला टारगेट क्या होगा? क्या पुतिन ने यूरोप विध्वंस का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? Контролируем состояние пусковых установок. Есть ТДН спусковой установки. कुछ घंटे बाद वॉशिंगटन में नाटो की बड़ी मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिसमें तय होगा आखिर कैसे रूस पर लगाम लगाई जाए और कैसे यूक्रेन को सुरक्षित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा कैसे नाटो देशों को एकजुट रखा जाए, कैसे नाटो में पड़ रही फूट को रोका जाए। क्योंकि पुतिन के एटमी प्रतिशोध से खलबली मच गई है। हालात ऐसे हैं कि रूसी गठबंधन का विस्तार बढ़ता जा रहा है। कई नाटो देश उसमें शामिल होते दिख रहे हैं, जबकि कई पहले से ही शामिल हो चुके हैं। रूस, बेलारूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, तुर्की, क्यूबा, वियतनाम, हंगरी, ग्रीस और वेनेजुला। इसके अलावा कई अफ्रीकी देश हैं जहां अमेरिका और दूसरे नाटो देशों का विरोध शुरू हो चुका है। वहां भी रूस का दबदबा बढ़ने लगा है। रूस का यूरोप से लेकर अफ्रीका तक दबदबा बढ़ने के पीछे कहीं उसकी न्यूक्लियर ताकत वजह तो नहीं? पुतिन के खेमे में वो तमाम देश शामिल हो रहे हैं जो अमेरिका विरोधी हैं या फिर रूस पर लगे बैन का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ रूस ने अमेरिका को युद्ध विराम का प्रस्ताव सीक्रेटली भेजा, दूसरी तरफ एटमी ड्रिल शुरू कर दी। बेलारूस के साथ मिलकर रूस न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। जिसमें यार्स मिसाइल के 100 किलोमीटर तक डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें भी सामने आई। और सरमत मिसाइल का प्रदर्शन भी रूस ने किया। क्या रूस की ये न्यूक्लियर मिसाइल की नुमाइश सीधे तौर पर नाटो को चेतावनी कि अगर रूस के विस्तार में कोई अवरोध बना तो रूस की एटमी मिसाइल तैयार। रूस की सेना ने अचानक एटमी युद्ध अभ्यास शुरू किया है। पुतिन ने अचानक से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदली। इसके पीछे एक सर्वे जिसमें रूस के ज्यादातर लोग यूक्रेन पर परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। रशियन सर्वे एजेंसी लवादा सेंटर के मुताबिक रूस का हर 3 में से 1 नागरिक ये चाहता है कि यूक्रेन के खिलाफ
परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। पिछली बार के सर्वे के मुकाबले इस बार यूक्रेन पर एटमी हमले की तरफदारी करने वालों की संख्या 5% तक बढ़ गई है। करीब 1 साल पहले इसी तरह का सर्वे किया गया था। कुछ दिन पहले ही बेलारूस के साथ मिलकर रूस ने दूसरी स्टेज की न्यूक्लियर ड्रिल खत्म की थी, लेकिन अब फिर से रूस ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी। ये फैसला अचानक से लिया गया है। जिससे नाटो में खलबली मची हुई है। कुछ घंटे बाद वॉशिंगटन में होने वाली नाटो मीटिंग में यही मुद्दा छाया रह सकता है। आखिर कैसे पुतिन के एटमी प्रतिशोध से नाटो को बचाया जाए? अब सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं नाटो खुद को बचाने के लिए यूक्रेन की बलि तो नहीं चढ़ाने जा रहा? क्योंकि अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन पर रूस की परमाणु धमकी का जवाब नहीं दिया है। उसका पूरा फोकस सिर्फ नाटो पर है। रूस के पास आईसीबीएम है, जिससे पुतिन दुनिया में कहीं भी एटमी विस्फोट कर सकते हैं। टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। इसी तरह करीब 2689 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2325 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 है पोलैंड। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। इसी तरह 818 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 5 फिनलैंड भी निशाने पर है। उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 6 है लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर दूर है, और टारगेट नंबर 7 एस्टोनिया 1152 किलोमीटर दूर है, जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। पेंटागन में इस बात का कोहराम मचा हुआ है कि कहीं पुतिन परमाणु प्रलय का बटन ना दबा दे। जबकि इससे पहले पिछले महीने के आखिर में पुतिन ने कहा था कि पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और पुतिन की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी। एक तरफ नाटो देशों को डराने के लिए रूस परमाणु ड्रिल कर रहा है, जिसमें यार्स और सरबत को शामिल किया है। दूसरी तरफ रूस की नॉर्दर्न फ्लीट अमेरिका के पास वेनेजुएला तक पहुंच गई है। नॉर्दर्न फ्लीट ने वेनेजुएला के स्वतंत्रता दिवस की परेड में भी हिस्सा लिया। यह अमेरिका की घेराबंदी के लिए रूस की तैयारी है। इस दौरान वेनेजुएला नौसेना के उप कमांडर एडमिरल एडवर्ड सेंटेनो मास ने कहा, आज हम भाईचारे वाले रूसी संघ के युद्धपोतों का स्वागत कर रहे हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में वेनेजुएला और रूस भाई हैं। यानी पुतिन नाटो के सदस्य देशों को अलग अलग मोर्चों पर घेर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है, क्योंकि यूक्रेन को सैन्य मदद के मुद्दे पर नाटो में भी फूट पड़ने लगी है। हंगरी के प्रधानमंत्री दूसरी बार मॉस्को पहुंचे और उन्होंने कह दिया, नाटो युद्ध की आग को भड़का रहा है। ऐसी स्थिति में युद्ध विराम होना नामुमकिन है। हालात काफी खतरनाक हो चुके हैं। यदि नाटो अब अपना रुख नहीं बदलता है तो यह आत्महत्या करने जैसा होगा। हंगरी के प्रधानमंत्री अचानक से रूस दौरे पर गए थे। उन्होंने इसे शांति यात्रा कहा, लेकिन इस यात्रा ने नाटो में पड़ती फूट को उजागर कर दिया है। अब पुतिन तुर्की दौरे पर जाने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका की घेराबंदी, दूसरी तरफ नाटो को कमजोर करने की प्लानिंग। पुतिन डबल ट्रैप पर काम कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में नाटो में खलबली तो मचेगी। वैसे भी रूस परमाणु हथियार के मामले में सबसे आगे है। उसके पास 5977 परमाणु हथियार हैं,
जिसमें से 4,380 लंबी दूरी के परमाणु हथियार हैं, जो 1,710 अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जिसमें 870 एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल, 640 सबमरीन से लॉन्च मिसाइल और 580 न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती की हुई है। यानी पुतिन हर परिस्थिति के लिए तैयार है। या तो उनकी शर्तों पर युद्ध विराम हो, नहीं तो नाटो से यलगार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में यूक्रेनी चौकियों पर रूस ने हमला किया है। डोनेस्क के चिगारी गांव पर रूस ने कब्जा कर लिया। डोनेस्क के मोर्चे पर रूस को बड़ी बढ़त मिली है। यूक्रेन ने शनिवार को रूस के कई शहरों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस की तैनाती के बावजूद क्रीमिया से लेकर कई और शहरों में धमाके हुए। यूक्रेन ने ड्रोन से एक रूसी हथियार गोदाम को भस्म कर दिया। जहां हमला हुआ वहां इतने हथियार थे कि धमाके की गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इतना धुआं और राख निकला कि इलाके में आपातकाल का ऐलान किया गया। वहीं तेल रिफाइनरी और गैस स्टेशन पर भी धमाके हुए। रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन फिर यूक्रेन की सेना कई जगहों पर रूसी जमीन को दहलाने में कामयाब हुई। रूस कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन रूसी जमीन रह रहकर धधकने से बच नहीं रही। शनिवार की रात फिर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूस पर कई हमले किए और रूसी डिफेंस उन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। यूक्रेन के टारगेट पर गैस और तेल के ठिकानों के अलावा हथियार गोदाम थे। सबसे पहले यूक्रेन का बड़ा हमला देखिए। सामने पहाड़ नुमा धुएं का गुब्बार और धमाकों की गूंज। ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन ने यहां रूस की तरह 3 टन का बम गिरा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जोरदार धमाका, कई फीट ऊपर उठता धुआं सिर्फ एक ड्रोन के हमले का असर है। यहां रूसी जमीन पर अनगिनत धमाकों की वजह है हथियार का एक गोदाम, जिसे यूक्रेन ने एक छोटे से ड्रोन से भस्म कर दिया। हथियार गोदाम में मिसाइलें रखी गई थी, टैंक और MLRS के गोले का भंडार मौजूद था। यहां ड्रोन, मोटार और रॉकेट रखे गए थे। रूस को वोरोनेज यूक्रेनी सीमा से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां 6 जुलाई की रात को यूक्रेन का एक ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देकर पहुंचने में कामयाब रहा और फिर पूरा गोदाम आग के गोले में बदल गया। यह गोदाम 9000 स्क्वायर मीटर में मौजूद था। यहां से यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई हो रही थी। 5 किलोमीटर तक धमाकों की आवाजें सुनी गई। वोरोनेज में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। कहा जा रहा है कि यूक्रेन का हमला नाकाम था, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से हथियार गोदाम में आग लग गई। वोरोनेज में आपातकाल लगाया गया। 10 किलोमीटर के इलाके से लोगों को निकाला गया है। धुएं और राख की वजह से सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अब यूक्रेन का दूसरा बड़ा हमला देखिए। ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह धमाका क्रीमिया के अलुश्ता में हुआ। जहां से आग की लपटें निकल रही हैं, वो एक गैस स्टेशन है। गैस की मेन पाइपलाइन होने की वजह से यहां इतनी बड़ी आग लगी। दावा है कि यूक्रेन ने यहां ड्रोन से हमला किया। अटैक एमएस से भी हमले का दावा किया जा रहा है। हालांकि रूस की सेना ने आग की वजहों का खुलासा नहीं किया।
यूक्रेन के घातक ड्रोन और अटैक एमएस मिसाइलें रूस में तबाही की नई कहानी लिख रही हैं। क्रास्नोदर की एक रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ और फिर रिफाइनरी कई फीट ऊंची आग की लपटों से घिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन से यह हमला शनिवार को आधी रात के बाद किया गया। वोल्गोग्रेड में भी एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद बॉयलर हाउस में आग लग गई। धमाके में 3 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन और रूस के बीच घमासान में एक रूसी बक एयर डिफेंस नष्ट हो गया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस और इसके आसपास के इलाकों पर हाइमार्स से ताबड़तोड़ प्रहार किया था, जिसके बाद कई धमाके हुए और रूस को एक एयर डिफेंस गंवाना पड़ा। ऐसे हमलों से बचने के लिए रूस ने खास रडार को वॉर जोन में भेजा है। उम्मीद है कि रडार की तैनाती के बाद रूस के सैनिकों का संघार थम सकेगा। रूस ने यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन में इर्बिस रडार लगाया है। यह रडार 150 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर हरकत की निगरानी कर सकता है। ये रडार जमीन पर मौजूद टैंक, आर्टिलरी और MLRS की सटीक लोकेशन देता है। इसके अलावा हवा में मौजूद ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की मौजूदगी की जानकारी भी देता है। इस रडार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूक्रेन के हमलों में रूस के सैनिकों की मौत हो रही है। चासिव यार में रूस कब्जे के करीब है, लेकिन यहाँ 24 घंटे में 100 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। 132 रूसी सैनिक यूक्रेनी फौज के प्रहार से जख्मी हैं। चासिव में फरवरी से जंग चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि यहाँ 5000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। एक रूसी मीडिया आउटलेट का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से अब तक 1,20,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। आमतौर पर युद्ध के हर नए दिन के साथ रूस के 250 सैनिकों की मौत हो रही है। वहीं यूक्रेन रूसी सेना के नुकसान का आंकड़ा बहुत बड़ा बताता है। यूक्रेन के मुताबिक रूस अब तक युद्ध में 5,49,840 सैनिक गंवा चुका है। यूक्रेन के इस आंकड़े में जख्मी सैनिकों की संख्या भी शामिल है, जबकि रूस दावा करता है कि अब तक युद्ध में सिर्फ 58,207 सैनिकों की मौत हुई है। रूस नए रडार लगा रहा है, लेकिन यूक्रेन ऐसे ठिकानों को निशाना भी बना रहा है। यूक्रेन खुफिया एजेंसी GUR ने एक रूसी जाइटल जैमिंग स्टेशन को नष्ट कर दिया। रूस ने नोवोलुहांस्क में ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए जैमिंग स्टेशन बनाया था। यूक्रेन का अवदिव्का रूस के कब्जे में, लेकिन यहां भी यूक्रेनी ड्रोन रह रहकर रूसी फौज को झटका दे रहे हैं। ड्रोन से रेकी के बाद इस इमारत पर ग्रेनेड गिराए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने यहां हथियार जमा किए थे। इसी जगह से चासिव यार तक हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। यूक्रेन के पास सैनिकों की भारी कमी हो चुकी है। ऐसे में एक ड्रोन से रूस के कई सैनिकों का शिकार किया जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन रूसी सैनिकों का पीछा कर रहे हैं और ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने यह वीडियो जारी किया और अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया है। यूक्रेन ड्रोन से रूसी सैनिकों की गाड़ियों और ठिकानों को भस्म कर रहा है। दूसरी तरफ रूस का हमला भी जारी है। जून में रूस ने 76 मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 340 ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के हमलों के बावजूद रूस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है। रूसी फौज ने डोनेस्क में सोकोल गांव पर कब्जे का दावा किया है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन में तैनात खाली एयर डिफेंस को नष्ट कर रही है।
इस्कंदर मिसाइलों के प्रहार से 2 पेट्रियट एयर डिफेंस को भस्म कर दिया गया है। ओडिशा में भी एयर डिफेंस पर हमले किए गए। यूक्रेन के एक ज़राफ रडार स्टेशन को भी नष्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया सहित रूसी धरती पर यूक्रेन ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन के लिए ये मिसाइल बहुत कारगर साबित हुई है, लेकिन अब रूस ने इन मिसाइलों का तोड़ ढूंढ लिया है। रूस ने बीते हफ्ते यूक्रेन की एक ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। इनका वॉरहेड कंट्रोल सिस्टम रूसी मिसाइल फोर्सेस की इंजीनियरिंग विंग को सौंपा गया। एक हफ्ते की रिसर्च के बाद रूस के एरोस्पेस मिसाइल इंजीनियरों ने इन मिसाइलों के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। देखिए ATACMS और स्टॉर्म शैडो के खिलाफ रूस का प्लान क्या है और कैसे ये युद्ध में गेम चेंजर बनने वाले हैं। मई और जून के महीने में क्रीमिया पर जितने भी बड़े हमले हुए उनके पीछे थी यूक्रेन की अटैक MS रणनीति। तेईस जून को यूक्रेन ने क्रीमिया पर सबसे बड़े हमले किए। रविवार का दिन था और जिस वक्त दागिस्तान के 2 शहरों में आतंकी गोलियां बरसाकर नरसंहार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त क्रीमिया के सागर तट पर यूक्रेन को अमेरिका से मिली अटैक MS मिसाइलें बरस रही थी। ये तस्वीरें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बीच की हैं। 23 जून को रविवार के दिन आम नागरिक सेवेस्तोपोल बीच पर मौजूद थे और तभी अटैक MS मिसाइल से क्लस्टर बम बरसने शुरू हो गए। तेईस जून को यूक्रेन की तरफ से दागी गई अटैक MS मिसाइलों ने क्रीमिया को दहला दिया। क्रीमिया में 5 लोग मारे गए और 153 लोग यूक्रेन के क्लस्टर बमों से घायल हुए। यूक्रेन की मिसाइलें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में आबादी वाले इलाके में गिरी और कई रिहायशी इमारतें नष्ट हो गई। आसपास की इमारतों में आग लग गई। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर अटैक MS मिसाइल से हमले किए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में US के अटैक MS मिसाइल स्पेशलिस्ट मौजूद। अमेरिका के इन्हीं विशेषज्ञों ने क्रीमिया पर हमले के लिए मिसाइलें प्रोग्राम की थी। हमलों से पहले RQ-4 ग्लोबल हॉक से क्रीमिया की रेकी की गई और अमेरिकी सैटेलाइट से मिसाइलें प्रोग्राम की गई। अमेरिका की रेकी के बाद ही अटैक MS मिसाइल से हमले किए गए। जून से पहले सितंबर 2023 में भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक MS मिसाइलों से हमले किए। अटैक MS मिसाइल हमले की वजह से ही क्रीमिया में रूसी ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर तबाह हुआ था और इस हमले में रूसी सेना के 30 से ज्यादा अधिकारी मारे गए थे। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की अटैक MS बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहे। अटैक MS मिसाइलों के खिलाफ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का स्ट्राइक रेट 82.9% रहा है। यूक्रेन ने रूस के S-300, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसी मिसाइल से नष्ट किए। रूस के सामने चुनौती है कि वो कैसे इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो। अब रूस को इस मिसाइल का वेपन और गाइडेंस सिस्टम पता चल चुका है। यह अटैक MS मिसाइल का वेपन ट्रिगर सिस्टम है जिसे रूस ने
क्रीमिया में मिसाइल इंटरसेप्ट करके हासिल किया था और अब इस पर रिसर्च के बाद मिसाइल का सीक्रेट डिजाइन डिकोड हो चुका है। ये अटैक एमएस मिसाइल का डिजाइन है। मिसाइल के टिप पर उसका गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम होता है। इसी सिस्टम से मिसाइल में टारगेट का प्रोग्राम फीड किया जाता है। इसके बाद वॉरहेड असेंबल किया जाने वाला चेंबर होता है। वॉरहेड के बाद प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन लगाया जाता है और सबसे पीछे मिसाइल का कंट्रोल सेक्शन होता है, जिससे मिसाइल का फ्लाइट पाथ बदला जा सकता है। मिसाइल की ऊपरी सतह से सटा हुआ एक जीपीएस एंटेना लगा होता है। मिसाइल के अंदर क्लस्टर बम भरे होते हैं। बम रखने वाले सेक्शन को वॉरहेड कैसेट कहा जाता है। अटैक एमएस मिसाइल में कुल 275 M74 क्लस्टर बॉम्बलेट्स भरे जा सकते हैं। रूस के इंजीनियरों को रिसर्च में पता लगा है कि मिसाइल का वॉरहेड कैसेट 200 मीटर ऊपर खुलता है। इसके बाद जब मिसाइल टारगेट के 175 मीटर ऊपर होती है, तब इसके क्लस्टर बम डेटोनेट होने शुरू हो जाते हैं। मिसाइल से बरसने वाले क्लस्टर बमों से 400 वर्ग मीटर के इलाके में तबाही होती है। हर क्लस्टर बम एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर गिरता है और जोरदार विस्फोट होता है। रूस के इंजीनियरों ने सुझाव दिया है कि वॉरहेड कैसेट खुलते ही इस मिसाइल को टारगेट से 200 मीटर ऊपर इंटरसेप्ट करना आसान होगा और नुकसान से बचा जा सकता है। अटैक एमएस मिसाइल यूक्रेन का सबसे कारगर हथियार है और यूक्रेन इससे रूस की धरती पर बड़े हमले करने की योजना बना रहा है। यूक्रेन का प्लान है कि इस मिसाइल से पश्चिमी रूस के सैन्य बेस और एयरबेस पर हमले किए जाएं। अमेरिका की इन मिसाइलों की रेंज में पश्चिमी रूस के 84% सैन्य बेस आ चुके हैं। अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों की रेंज में रोस्तोव के 8 एयरबेस आते हैं और 30 से ज्यादा सैन्य बेस आते हैं। इसी तरह वोरोनिच के 4 एयरबेस और 21 सैन्य बेस आते हैं। बेलगोरोद के 6 सैन्य बेस भी इस मिसाइल की जद में है। कुर्स्क का 1 एयरबेस और 16 सैन्य बेस पर अटैक एमएस से हमला किया जा सकता है। ब्रियांस्क के 3 एयरबेस और 27 सैन्य बेस भी अटैक एमएस की रेंज में आते हैं। अमेरिका की इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन रूस के इन सैन्य बेस और एयरबेस पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमले करना चाहता है, वो भी क्लस्टर म्यूनिशंस के साथ, ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। यूक्रेन के इस प्लान से ठीक पहले रूस ने मिसाइल का डिजाइन, वॉरहेड सिस्टम और डेटोनेशन सिस्टम के साथ साथ फ्लाइट पाथ के बारे में भी जानकारी जुटा ली और अब वो यूक्रेन के मिसाइल हमले नाकाम कर सकता है। लेकिन सिर्फ अटैक एमएस ही नहीं, रूस ने स्टॉर्म शैडो से मिसाइल की काट तलाश ली। ये यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल का वॉरहेड शेल है, जो रूस की लैब में पहुंच चुका है। Головная часть у нее идет спереди колпак, потом идет первичный заряд, и сразу за ним идет основная проникающая боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия, так как ракета позиционируется как убийца бункеров. रूस ने यूक्रेन के दूसरे मुख्य हथियार का भी तोड़ निकाल लिया है और पुतिन की इंजीनियर ब्रिगेड युद्ध में यूक्रेन के मुख्य हथियारों को नाकाम करके गेम चेंज करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पुतिन सिर्फ यूक्रेन में ही अमेरिका और नेटो को सदमा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अमेरिका और अरब में भी फंसा दिया है। पुतिन के चक्रव्यूह में अमेरिका इस कदर फंस गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। पुतिन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ न सिर्फ अरब देशों को एकजुट कर दिया है, बल्कि ईरानी प्रॉक्सी को बारूद भी सप्लाई कर दिया है। रूस और ईरान के इशारे पर ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब तक का बहुत बड़ा जंग छेड़ दिया है। ईरान में चुनाव खत्म हो चुका है। ईरान को नया राष्ट्रपति मिल गया है और इसी के साथ अरब में ईरान और रूस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो गया है। ईरान में नई हुकूमत की शुरुआत के साथ ही इजराइल में बारूदी वज्रपात होने लगा। ईरान की तरफ से इशारा हुआ तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद उत्तरी इजराइल किस तरह दहल गया, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ईरान के आदेश के बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च साइट एक्टिव हुए और इसी के साथ इजराइल पर बारूदी वज्रपात शुरू हो गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन दागे। टारगेट पर इजराइल के सैन्य बेस थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ आईडीएफ को चोट पहुंचाई, बल्कि इजरायली शहरों पर भी रॉकेट की बरसात की। हिजबुल्लाह ने इजराइल में 200 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया। इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 दर्जन ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचानी तब शुरू की जब ईरान में चुनाव खत्म हुआ। इस दिन की तैयारी ईरान और रूस पिछले कई दिनों से कर रहे थे। पुतिन को पता चला कि इजराइल लेबनान में भी गाजा जैसा सैन्य अभियान शुरू करने जा रहा है। तो उन्होंने न सिर्फ हिजबुल्लाह को बल्कि ईरान के सभी बड़े प्रॉक्सी को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके लिए रूस ने हथियारों की सप्लाई की। ईरान को जैसे ही उसका नया राष्ट्रपति मिला, मॉस्को और तेहरान ने हिजबुल्लाह को हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल में जो रॉकेट वर्षा कर रहा है, वो पुतिन के इसी प्लान के तहत कर रहा है। रूस और ईरान का आशीर्वाद मिला तो हिजबुल्लाह ने इजराइल का नामो निशान मिटाने की धमकी दे दी। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर बड़े हमले का अभ्यास कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन इजराइल शुरू हुआ तो ईरान के कई प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हो गए। अल-कस्साम, अल-कुद्स और हूती ने भी वीडियो जारी कर इजराइल के साथ साथ अमेरिका को सबक सिखाने की हुंकार भर दी।
ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह से आक्रामक हुए हैं उससे अरब में महाविनाश का अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। अरब देश लेबनान के समर्थन में इजराइल के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए। अमेरिका की बादशाहत को कुचलने के लिए पुतिन को सुनहरा मौका मिल गया। इस अवसर को वो गंवाना नहीं चाहते। यही वजह है कि वो हिजबुल्लाह और हूती के बारूद को लगातार रिचार्ज कर रहे हैं। पुतिन का प्लान सफल भी हो रहा है। अरब में अमेरिका अलग थलग पड़ गया। पुतिन की युद्ध नीति अगर पूरी तरह से कामयाब हुई तो आने वाले वक्त में अमेरिका का अरब से बैकअप हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन जोन में रूस ने गोलाबारी की है। यूक्रेनी चौकियों पर आर्टिलरी हमले किए हैं। यूक्रेन की 16 चौकियां तबाह करने का दावा किया जा रहा है। गाजा में इजरायली सेना पर फिर नरसंहार का आरोप लगा है। एक स्कूल पर हमले के दौरान कई बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। इजरायल के अंधाधुंध प्रहार से पत्रकारों की भी मौत हो रही है। शुक्रवार से शनिवार तक हवा से हुई बमबारी में कई पत्रकारों की मौत हो गई। राफा से लेकर गाजा सिटी तक इजरायली सेना ने हमले किए हैं। जेनिन और नुसरत रिफ्यूजी कैंप में भी इजरायली सेना का अभियान जारी है। गाजा में हमास के सफाई का मिशन जारी है। हर दिन तबाही मचाने के लिए नई लोकेशन तय की जाती है और फिर शुरू होता है इजरायली सेना का प्रहार। हवा से भी हमास के ठिकानों को खंडर बनाने का मिशन जारी है। जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने सेंट्रल गाजा की एक इमारत को निशाना बनाया। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। आईडीएफ के टारगेट पर अल जवायदा की एक इमारत थी। नुसरत रिफ्यूजी कैंप में लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना को यहां हमास के कई ठिकाने होने की जानकारी मिली। जेनिन कैंप में भी इजरायल का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। यहां रात के समय स्पेशल पुलिस यूनिट छापेमारी कर रही है। संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ ही कई घरों में तलाशी भी ली जा रही है। इजरायली सेना पर एक बार फिर नरसंहार का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अल नुसरत इलाके में स्कूल पर बम गिराया गया। स्कूल में हजारों लोगों ने शरण ली हुई थी। इजरायल के हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि इजरायली सेना भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर हमले कर रही है, जिसकी वजह से पत्रकारों की मौत हो रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के दौरान इजरायली फौज किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं कर रही। शुक्रवार को भी इजरायली वायुसेना के हमलों में 2 पत्रकारों की मौत की खबर आई थी। दावा किया जा रहा है कि अब तक 158 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना पर एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के स्कूल पर हमले का आरोप लगा। यहां 16 लोगों की मौत का दावा किया गया। राफा में तलाशी अभियान जारी है। यहां हर घर की तलाशी ली जा रही है।
भारी गोलाबारी के बीच आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। राफा में हमास लड़ाकों की तलाश में कई इमारतों को खाली भी कराया गया है। जंग के बीच सीज फायर की कोशिश भी जारी है। संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए CIA प्रमुख विलियम बर्न्स अगले हफ्ते कतर की यात्रा करेंगे। गाजा में जंग को खत्म कर दें और इजरायली और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली पर दोहा में बातचीत जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि इजरायल से एक टीम इस हफ्ते फिर से कतर जाने वाली है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया के नेतृत्व वाली एक टीम शुक्रवार को ही दोहा से लौटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। आपको बता दें, लेकिन आज रात 9 बजे TV9 पर देखिए नया बाबा इंटरनेशनल खुलासा।